नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई कार्यकारिणी बनाने के बाद उसकी पहली बैठक बुलाई और बैठक में तय किया गया कि जैन जी के साथ में चर्चा की जाएगी। उसके लिए विशेष टीम तैयार की गई है जो उनसे देश भर में चर्चा करेगी। दूसरी ओर वंदे मातरम के सभी अंतरे गाए जाएंगे। कांग्रेस 2 अंतरे जो गा रही है उसकी निंदा की है पूरी कार्यकारिणी ने और कहा है कि देश भर में एक अभियान के तहत हम जनता को बताएंगे कि वंदे मातरम से कांग्रेस नफरत करती है। ये 2 बड़े एजेंडे हैं। बाकी तो आने वाले दिनों में इलेक्शन रहेगा, उस पर चर्चाएं हुई होंगी, लेकिन बड़ी बातें जो कही गई हैं वो इस तरह से कही गई हैं। सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ भी चर्चा। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ नीता जोशी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ में हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। देवेंद्र शर्मा जी हैं, युवा हैं। और हमारे साथ आशीष हल्दानिया जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है। सभी का स्वागत है। मैं आशीष जी आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी की कार्यकारिणी में 2 बड़े एजेंडे तय किए गए हैं। एक तो आप लोगों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया है जिसकी वजह यह है कि कांग्रेस 15 अगस्त पे जिस तरह का वाकया हुआ कि सोनिया गांधी जी ने जानबूझ करके उसे रुकवाया कि नहीं वंदे मातरम को बंद करिए, ये बीजेपी का आरोप है। और अभी नहीं है, पहले से भी कहते आ रहे हैं, लेकिन अब इसे एक अभियान के रूप में देश भर में ले जाया जाएगा कि बीजेपी क्या चाहती है वंदे मातरम को लेकर, कांग्रेस क्या चाहती है, उसे बताया जाएगा। देखिए योगेंद्र जी, बीजेपी वंदे मातरम को लेकर क्या चाहती है तो पूरा देश जानता है। जब आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम गीत गाकर लोग आजादी की उस संग्राम में कूद जाया करते थे, अपने प्राणों की आहुति दे दिया करते थे, तब यह भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम गाने से घबराती थी। हालांकि इसका उदय नहीं हुआ था, लेकिन जो जनसंघ था, आरएसएस था, यह भारतीय जनता पार्टी का ही अप्रारूप है। तो ये उस समय वंदे मातरम गाने से घबराते थे। 52 साल इन्होंने अपने कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया और ये वंदे मातरम का विरोध करते रहे। अगर ये वंदे मातरम से इतना ही प्यार करते थे, वंदे मातरम से इतना ही लगाव था, तो फिर आरएसएस की शाखाओं में अलग से प्रार्थना बोलने की कहां जरूरत पड़ गई थी। और वंदे मातरम की ये इस तरीके से भूमिका बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही वंदे मातरम को इतना महत्वपूर्ण समझ रही है, कांग्रेस नहीं समझ रही। कांग्रेस ने तो आजादी की लड़ाई लड़ी है भाई, ये पूरा देश जानता है। वंदे मातरम गाकर जेलों में गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, लाखों युवा। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, महात्मा गांधी हो, सरोजनी नायडू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ऐसे नेता, अनगिनत नेता जो जेलों में है, आजादी की लड़ाई वंदे मातरम गीत गाकर लड़ा गया। और ये एक मिनट योगेंद्र जी, ये आज वंदे मातरम की इतनी पैरवी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, 15 अगस्त का दिन था, सुबह 8 बजे इनके प्रदेशाध्यक्ष के सामने वंदे मातरम फिल्मी गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर जहां मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, जहां इनके मंत्री बैठे हुए हैं, जहां इनका पूरा तंत्र बैठा हुआ है, प्रतंत्र बैठा हुआ, सब बैठे हुए हैं, वहां पे वंदे मातरम कैसे गाया गया? फिल्मी गाने के रूप में। ये वंदे मातरम की बात करेंगे, ये करेंगे वंदे मातरम की बात। और 2.5 साल में मुख्यमंत्री जी के 1-2 कार्यक्रम ऐसे हुए जहां पे ए आर रहमान का गाया हुआ फिल्मी वंदे मातरम चलाया गया। ये नकली लोग हैं, ये वंदे मातरम का सम्मान करना नहीं जानते। हालांकि इनको पता भी नहीं कि वंदे मातरम की रचना कब की, वंदे मातरम कब गाया गया। कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले कलकत्ता में वंदे मातरम गाया गया था। किसके अधिवेशन में? कांग्रेस के अधिवेशन में, जो पहला अधिवेशन था कांग्रेस का। अब आज ये कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं वंदे मातरम आज भी कांग्रेस की रगों में बसा हुआ है। चलिए मैं छोटा सा ये जानना चाहूंगा कि बीजेपी से अभियान के रूप में चलाएगी, खुद तो इसे कैसे पसंद कर रहे हैं और कांग्रेस इसे नकार रही है, आप पे आरोप लगा रहे हैं, तो उसको कैसे खारिज करेंगे? अब मैं वो जानना चाह रहा हूं। देखिए, इनके आरोप हमेशा निरर्थक होते हैं, इनके आरोप हमेशा असत्य पे होते हैं, इनके आरोपों का कोई आधार नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने जैन जी पर गोलियां चलाई, मना कर दिया, एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज हुई है। और यह कितनी बड़ी विडंबना है कि देश का इतना बड़ा नेता, एलओपी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 8 घंटे तक बैठा रहा, उसके बाद में निकम्मी सरकार को ये वहां पे एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। ये वंदे मातरम का सम्मान करना सिखाएंगे। ये वंदे मातरम गाते नहीं है, शर्म आती थी इनको वंदे मातरम गाने में। पूरी भाजपा को आज भी शर्म आती है, छुपते हैं वंदे मातरम के पीछे। तो एक बार सुनिए, मैं वापस आ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि अटल जी ने बड़े धैर्यपूर्वक सुना है, आप भी सुनेंगे उनको। मैं देवेंद्र आपके पास में आना चाहूंगा पहले, क्योंकि दूसरा एजेंडा जैन जी पे फोकस करने का है। तो बीजेपी वार्ता करेगी, युवा संवाद नाम दिया, लेकिन अब धीरे धीरे जैन जी बताया जा रहा है उसे वापस से। पहले युवा संवाद इस कार्यक्रम को रखा गया था, तो क्या कुछ मानना है आप लोगों का? देखिए, जिस प्रकार से देश में, प्रदेश में जगह जगह जो आंदोलन हुए, निश्चित तौर पर उससे एक जवाबदेही की शुरुआत तो हुई है। और जिस प्रकार सरकारों का ध्यान पहले नहीं था
स्कूलों पर, व्यवस्थाओं पर अब जो है ध्यान उन पर बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक सिस्टम है, एक तरीका है। जो बेरोजगार नेता हैं या फिर जो भी साथी लगातार जो प्रदेश प्रदेश में घूम रहे हैं, उनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि एक सिस्टम होता है हर चीज़ का करने का। उस सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर वो करेंगे, सरकार से वार्ता नहीं तो कम से कम वहाँ पर सिस्टम जो बनाया हुआ है, जो कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, वो सिस्टम के तहत काम करें। खुद में आप अपनी तरफ से ही एक ऐसा माहौल क्रिएट करके लेकर जाते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हमने ही करवाया है, हमने ये करवा दिया है। इस तरीके की चीज़ें जो हो रही है वो गलत हैं। अभी युवाओं के लिए सरकार जिस प्रकार से जो है कदम उठा रही है, जेएनजी पर लगातार बातचीत हो रही है, ये कहीं ना कहीं उन आंदोलनों का ही नतीजा है जो आंदोलन देश प्रदेश में जगह जगह हुए हैं। मैंने भी काफ़ी सारे युवाओं के लिए आंदोलन किए हैं, कांग्रेस कार्यकाल में भी किए हैं, बीजेपी कार्यकाल में भी किए हैं। मैंने कांग्रेस कार्यकाल में भी खूब लाठियां खाई हैं पेपर लीक के मुद्दों पर, शहीद स्मारक पर, और अभी भी लगातार हम चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर और अन्य भर्तियों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन से और जो युवाओं के मुद्दे उठाने से निश्चित तौर पर सरकारें तभी जागती है। आप नहीं उठाओगे, सरकारें कार्य नहीं करेंगी, वो तब तक चुप रहेंगे जब तक आप उनके कानों तक मजबूती से आवाज नहीं पहुंचाओगे। लेकिन हर एक कार्य देवेंद्र, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, तो ये आपने जैसे शुरू में भी कहा, सरकारों को समय रहते चर्चा करनी चाहिए, केवल ये परीक्षा नहीं लेनी चाहिए युवाओं की कि बिल्कुल आप उग्र होंगे तभी सुनवाई हो। समय के साथ ही चीज़ों पे फोकस करना शुरू करना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरा, अभी आपको लगता है कि एक गैप है अभी भी कहीं ना कहीं सरकारों और युवाओं के बीच में, जिसे भरा जाना चाहिए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, आप खुद देखिए कि इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, देश में भी हो रहे हैं, प्रदेश में भी हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे, कांग्रेस कार्यकाल था तब भी हो रहे थे, बीजेपी कार्यकाल है तब भी हो रहे हैं, और अब जाके सरकारें नए कानून बना रही हैं और अब जाके युवाओं के लिए कुछ सोच रही। तो ये बहुत पहले भी हो सकता था। लगातार आप हर भर्ती पर, एक भर्ती परीक्षा का पेपर लगातार लीक हो रहा है और आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आप एनटीए में बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। वही हम राजस्थान में भी देखें, राजस्थान में भी पिछले कार्यकाल में बहुत सारे पेपर लीक हुए, उसमें भी जब उसी टाइम पे ही चले ये सब चीजें तो हम बहुत बार कर चुके। संवाद का जो कार्यक्रम तय कर रही है बीजेपी, आप किस तरह से देखते हैं और क्या चाहते हैं इसमें कि संवाद अगर करें तो इस तरह से करना चाहिए? देखिए, युवाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो युवा ही बता पाएंगे, क्योंकि वो पीड़ित हैं। पीड़ित युवाओं से समझना चाहिए कि वास्तविक रूप से परेशानी आ कर रही है, सुधार कहाँ किया जाना चाहिए, और इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार होने भी चाहिए। जो भी समस्याएं युवाओं की हैं उनको समझना चाहिए, और युवाओं को मैं तो कह रहा हूं कि एक ऐसा एक पैनल तैयार करना चाहिए समय समय पर युवाओं से चर्चा करके कि जो रूट कॉज है उस पर पहुंचा जा सके। केवल डिस्कशन नहीं, उस पर इंप्लीमेंटेशन भी देखना चाहिए। चलिए अटल जी, आपके पास में आना चाहूंगा। कांग्रेस का सीधा सीधा एक आरोप है कि अब याद आ रहा है बीजेपी को वंदे मातरम, हमारे तो अधिवेशनों से 1937 में जब तैयार किया गया और 1938 में अधिवेशन कांग्रेस का जब हुआ तब भी गाया गया। बीजेपी पे आरोप यह है कि कभी भी आरएसएस ने तिरंगा नहीं अपनाया, 15 अगस्त कभी अपने नागपुर ऑफिस पे नहीं लगाया, ये लगातार आरोप लग रहे हैं। बीजेपी पहले कभी वंदे मातरम इस तरह से नहीं गाती थी, लेकिन एक इसे प्रोपेगेंडा के तहत इसे अपनाया जा रहा है और एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये कांग्रेस पे आपका काउंटर है? देखिए योगेंद्र जी, पहले तो आप या मेरे जो साथी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आशीष जी, उनको समझना चाहिए आरएसएस एक अलग संस्था है, बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है। दोनों देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना काम कर रही है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारा उद्देश्य वंदे मातरम का पहले भी और आज भी यही है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना है के रूप में है, हमारी विरासत के रूप में है कि स्वतंत्रता आंदोलन इसी वंदे भारत को गा करके और लोगों को आहूत किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था आज़ादी के लिए। और इस विरासत को, इस संस्कृति को हम हमारे युवाओं तक, हमारे देश के लोगों तक इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में गाना चाहते हैं। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि भी 6 नहीं गाएंगे, हम 2 पद ही गाएंगे, आप ही बताइए कि जब ये तय हो गया कि भाई ये हमारा राष्ट्रीय गीत है और इसको गाने के लिए आप आशीष जी बहुत इतना सारा बोल रहे थे, कितने मिनट लगते हैं पूरे गान को गाने के में? मात्र कितने मिनट लगेंगे?
2 पद की जगह 6 पद गाने में कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट। मतलब आप कैसे भी उसको थोड़ा तेज कम कर लो, कुछ सेकंड्स की बात प्लस माइनस हो सकती है। 4 मिनट ये 52 का हमारा राष्ट्रगान 52 सेकंड का, तो मतलब कुल मिला के 5 मिनट में अगर हम सब खड़े होते हैं, हमारे राष्ट्र के प्रति हम लोगों को एक चेतना विकसित करते हैं, विरासत संस्कृति देते हैं, तो उसमें क्या हर्ज है? बाद में कब, किसने, क्यों, इन बातों का कोई नहीं। जब हम सब ने मिलकर के और ये तय किया, लोकसभा में तय किया ना कि भाई हम इसको पूर्ण रूप से गाएंगे और सभी गाएंगे, तो तय हो गया ना। राष्ट्रगान किसी वक्त तय किया गया होगा ना, सभी ने कहा ना कि हाँ राष्ट्रगान में हमें ये सुनिश्चित करना है, हमें उसका सम्मान करना है। वही सम्मान आप भी करिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप राजनीतिक रूप से किस तरीके से अपने विचारों को रखते हैं, किस तरीके से विचारों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, हर जो युवा पीढ़ी जब भी आती है, जनरेशन चेंज होती है। निश्चित रूप से जनरेशन चेंज, उसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए, मिलेनियम, जेड एक्स, जेड वाई, मतलब जेन जी, जो आपको देना हो वो दे सकते हैं। उसमें बहुत सारे प्रारूप उनके निश्चित रूप से वो अलग तरीके से हो जाते हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी आता है। और इसी को देखते हुए इस बार हमने ये तय किया कि युवाओं के साथ संवाद, ये भी ठीक कह रहे हैं देवेंद्र जी, ये संवाद पहले भी हो सकता था और हो जाना चाहिए था। कम्युनिकेशन जो गैप ना रहे, क्योंकि आज की तारीख में 27.5 करोड़ युवा हैं देश के अंदर। अगर 18 से 29 साल की बात की जाए, तो हमने ये तय किया कि भी युवाओं के साथ संवाद किया जाएगा और उनकी सोच, समस्याएं, अपेक्षाएं और भविष्य की प्राथमिकताएं के बारे में विचार किया जाएगा। उनसे ये भी तय किया जाएगा कि आप एक राजनीतिक पार्टी से और सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं और वो किस तरीके की होनी चाहिए। और इसी युवाओं के साथ जब सरकार या राजनीतिक पार्टी का संवाद होता है, तो वो बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम्स को समझती है, समझने की कोशिश करती है, उन्हें भी समझाने का प्रयास करती है, और हम युवाओं को साथ लेकर के देश के भविष्य के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। इसी संवाद को यूनिवर्स, ये भी तय किया गया कल वाली मीटिंग में कि भाई हमारे कैबिनेट स्तर के मंत्री यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, अपनी बात साझा करेंगे, उनकी बात साझा, समस्याएं और उनकी ओपिनियन लेंगे और ये तय करेंगे कि सरकारों को, स्टेट की या जहाँ भी केंद्र की सरकार है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या हम में कमियां हैं, कैसे हम दूर कर सकते हैं। अटल जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है, बजट होता है, बजट में यूनियन गवर्नमेंट भी बुलाती है, और आप लोगों के टाइम नहीं है, नया कुछ ऐसा वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि प्री बजट टॉक्स कई दिनों तक चलती है। शायद हो सकता है आप लोग भी गए हों, स्टेट गवर्नमेंट्स भी करती हैं, लेकिन जिन लोगों से फिर बात होती है, आते हैं, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अब तक की सरकारों ने, मतलब बजट 2026-27 के फाइनेंशियल सब दिखा हुआ है। 10% चीजें लोग बताते हैं कि हमने जो सुझाव दिए, जितने लोगों ने इसमें से, उसमें 3 चीज भी शामिल नहीं की। राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति है, वो करनी चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद में उन्हें परीक्षा की घड़ी के लिए गुजरना पड़ता है, लेकिन देश की ब्यूरोक्रेसी आज भी वही करती है जो उन्होंने तय कर रखा है। ये डायलॉग से ज़्यादा ये देखना चाहिए कि हाँ कोई भी चीज़ें, स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं कि वाकई लोगों से अगर हमने चर्चा, आप ये बताइए कि बॉक्स बना दीजिए और ट्रक बना दीजिए, उसमें कि आप अपने सुझाव इसमें डाल दीजिए, डालते हैं, हर बार ही डालते हैं। मैनिफेस्टो भी आप लोगों ने तैयार किया, खूब देते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन वास्तव में उन भावनाओं के साथ में बजट में तो नहीं दिखता है। बजट में तो वही तय होता है जो तय करके बैठते हैं अधिकारी। लोग ये कहते हैं कि बजट तो छपना भी शुरू हो गया है, डायलॉग आज हो रहा है, तो ऐसे रस्म अदायगी की भी नहीं होनी चाहिए। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट चाहे अशोक गहलोत साहब की रही हो, चाहे वर्तमान भजन लाल जी की चल रही हो, और इससे पहले चाहे वसुंधरा राजे जी की रही हो, क्योंकि इनके कार्यकाल मैंने देखे हैं। बहुत सारे लोगों को बजट के बाद में हमने बुला करके डायलॉग किया, उनसे कहते हैं कि साहब 20% चीजें भी नहीं है जो उस दौरान हमसे चर्चा के अंदर सामने आई थी। तो ये सब चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए। मैं किसी राजनीतिक दल की इच्छा शक्ति पर सवाल बिल्कुल खड़े नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये देखना चाहिए कि सुझाव क्या दिए थे इन्होंने, क्योंकि समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद होता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तो ऐसे डायलॉग का भी माहौल बनाने से कोई फायदा नहीं, उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए अगर मंत्री को आप भेज रहे हैं तो।
योगेंद्र जी, आपकी बात देखिए, कुछ बात से मैं सहमति भी जता सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी बात आप भी इस बात को देखिए। आप आज के ठीक 15 साल पहले चले जाते हैं। अपन बिजली का बिल कैसे भरते थे, पानी का बिल कैसे भरते थे, अप्लाई कैसे करते थे, बैंकिंग सिस्टम क्या बदला है? आपको लगता है कि बदला है या नहीं बदला है? बहुत सारी जगह चीजें बदले हैं। नहीं करा बदलाव तो बिल्कुल आया, मैं ये नहीं कह रहा। आपने और कहा कि लोगों से सुझाव लेंगे, तो सुझाव तो बहुत सारे हैं। नहीं, सुझाव में ही तो ये इम्प्लीमेंटेशन, सड़कें बदली हैं, नेशनल हाईवेज बदले, टोल टैक्स देने की प्रवृत्तियां और तरीके बदले हैं, बहुत सारी चीजों में कारें बदली हैं, घर बदले हैं। देखिए, बात ऐसा है रिफॉर्म्स का हिस्सा है, ये किसी के आम जनता के सुझाव का हिस्सा तो नहीं है ये। नहीं, देखिए, ये रिफॉर्म्स नहीं, रिफॉर्म्स आते कैसे हैं? कहीं से तो कोई विचार आया होगा, या एक अचानक से कोई विचार आता है। ये रिफॉर्म्स लोग ही तो बताते हैं कि आपको सड़क सुधारनी है, आपको बिजली सुधारनी है, आपको रोजगार। चले, अभी तो दोनों मुद्दे आपके, एक बात दोनों मुद्दों पे, दोनों मुद्दों पे। एक बात बताइए, ये कहां से आया कि बेरोजगार हैं और 5 साल में 1,16,000 नौकरियां पिछली गवर्नमेंट में दी गई, और इस बार हमने तय किया कि 4 लाख नौकरी सरकारी और 6 लाख नौकरी प्राइवेट देनी है, और उसमें से हमने 2 लाख नौकरी दे चुके और हम 4 लाख नौकरियां दे देंगे, ये सुनिश्चित किया। सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं। तो ये कहां से विचार आया? लोगों के सुझावों में से ही तो आया। पेपर लीक नहीं होगा, ये कहां से आया? जब ये युवा, इन लोगों ने एक बात कही कि इतने पेपर लीक हो रहे हैं और आपको इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति रखनी है, तो देखिए वही लोग हैं, वही सिस्टम है, वही अधिकारी हैं, और जितने पेपर हुए एक भी लीक नहीं हुआ। वो आरपीएससी और कार्मिक चयन बोर्ड के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये क्या है? इच्छा शक्ति तो है। बहुत सारी जगह जहां कमियां रह जाती हैं, लोग वहां सुझाव देते हैं। चले नीता जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। राजनीतिक दलों के अपने देखे एजेंडे हैं, और राजनीतिक दल ही राजनीति नहीं करेगा तो करेगा कौन? करनी भी चाहिए, वो भी अपने तरीके से एंजॉय करें। लेकिन जो मुद्दे अभी सामने आएंगे, उनसे आम जन पे क्या इम्पैक्ट और इफेक्ट आ सकता है कि हाँ चले, वंदे मातरम एक बड़ा मुद्दा है, उससे जनता के बीच लेकर के जाएंगे, जैन जी से बात करेगी बीजेपी। हर राजनीतिक दल का इस वक्त जैन जी पे बड़ा फोकस है। टिकट भी देंगे तो जैन जी से बात करेंगे, मुद्दे चयन करेंगे तो जैन जी से करें। आने वाले दिनों में जब बजट पे चर्चा होंगी, दिसंबर के आसपास करते हैं, तो जैन जी का जरूर एक अलग से चर्चा होगी। कई राज्यों के मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं उनसे। तो ये समय के साथ चीजें करनी चाहिए, लेकिन समय से पहले भी चेतना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर हम समय से पहले ही चेत जाते और अपने, जब हम इतने साल से बात कर रहे हैं कि इंडिया सबसे, या भारत सबसे ज़्यादा युवा देश है बाकी देशों के बनिस्बत, तो हमें पहले से ही पता था आंकड़ों के हिसाब से कि हमारा देश युवा है और उसकी ज़रूरतें अलग है। तभी जो आप रिफॉर्म्स की आज आप चर्चा कर रहे हैं कि पेटीएम हुआ, या बैंकिंग सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुए, या सड़कों में हुआ रिफॉर्म्स, उन सबके साथ साथ वो तो आप बाहरी चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर देश के भीतर जो चीज़ें चल रही थी, जहाँ युवा बढ़ रहा है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसकी क्या मांगे हैं, हमने शायद उनको कहीं छोड़ दिया बीच में। और इसी वजह से आज जेन जी या जेन अल्फा जिसको हम कह रहे हैं, वो सब उग्र हो गए, आज सब सड़कों पे आ गए हैं। तो ये देखने और सोचने की बात है कि वंदे मातरम आज क्या इतना बड़ा मुद्दा है, या बाकी जो परीक्षा लीक है, या जो आज इतने पुल बनते हैं, हजारों करोड़ों अरबों का बजट होता है, उन पे वो गिर जाते हैं, तो वो इतना ज़रूरी मुद्दा है? या वंदे मातरम किस तरह से गाया जाना चाहिए? ये दोनों राजनीतिक दल हैं, आपस में इनका मुद्दा है, और ये जैसे आपने बताया कि ये राजनीति करते रहेंगे, लेकिन थोड़े अंदर अंदरूनी मुद्दे जो कि एक्चुअली गहराई की तरफ हैं, और जो हमारे युवा को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पढ़ाते हुए, या उनके कॉलेज के लिए, या उनकी शिक्षा के लिए, या उनके रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है, मेरे ख्याल से सभी राजनीतिक दलों को उस पर भी महत्वपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि बिल्कुल देखिए, वंदे मातरम हमारी आस्था से, हमारे संस्कार, हमारी परंपरा, हमारे राष्ट्र प्रेम, उसके लिए बहुत जरूरी है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन केवल बस इसी पे फोकस रखें, जो मैं समझ पा रहा हूँ आप कह रही हैं कि दूसरे मुद्दों पे भी गौर करना चाहिए, ताकि वो भी पैरेलल, अगर उनको टच नहीं करेंगे तो फिर केवल इसी से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि पेट में भूख लगती है, उसके लिए खाना ही चाहिए, वो तो रोटी से ही काम चलेगा। बच्चे को अगर कहीं पे लेकर के जाना है या स्कूल में जाना है, तो आपके पास साधन नहीं, आपको बस चाहिए, ट्रेन चाहिए, या जिसकी कैपेसिटी जैसी है, उसकी क्षमताएं हैं, वो दूसरे भी रास्ते हैं। सड़कों से अगर गुजरना है तो सड़कें ही काम आएंगी, पुलिया से गुजरना है तो पुलिया ही काम आएंगी। अगर कहीं पे बारिश आ रही है, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना है, तो वहाँ वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए आपकी सूझबूझ होनी चाहिए, तो उससे दुरुस्त करना चाहिए। हाँ बिल्कुल,
राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम ये बिल्कुल रहना चाहिए। ये हमारा एक इससे झलकता है कि हम सदियों से जो गाते आ रहे हैं, वर्षों से गाते आ रहे हैं, वो कायम रहना चाहिए, उसे कोई खारिज नहीं कर सकता। लेकिन केवल बस एक ही मुद्दे, ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन अब मैंने जैसे नेताजी से पूछा कि क्या जनता इस पे कितना गौर करेगी, ये जनता के लिए उतना इम्पैक्ट वाला मुद्दा नहीं रहेगा कि जो बिल्कुल जनता केवल इसी के पीछे चलेगी। जनता को जनता की समस्याओं से निजात पाने का तरीका भी उसके बीच ले जाना पड़ेगा, तब ये सारी चीजें इफेक्टिव हैं। हाँ, आपस में आप लोग उलझ सकते हैं कि हाँ सोनिया गांधी जी ने उसे रुकवाया, बीजेपी 6 अंतरे अब से जोड़ रही है, अभी सारे पार्लियामेंट में और ऑल स्टेट्स में भी असेंबली में गाया जाएगा ये। अब वो जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ जरूर गाया जाएगा, लेकिन अभी भी दूसरे जो शासन के लोग हैं, मुझे नहीं लगता है 2 से तीसरा अंतरा गाएंगे और वहीं पे बवाल होना शुरू होगा। ये कई दिनों तक चलता रहेगा, लेकिन इससे भी हमें बाहर आना होगा। चलिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, समय कम है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।